जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं EDBC 311 के अंदर एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट किस प्रकार से हम करते हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसके अंदर हम दो टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे EDBC के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा एंटरप्रेन्योर का अर्थ क्या होता है, और उसके बाद में हम देखेंगे एंटरप्रेन्योर के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं वो देखेंगे, और उसके बाद में हम उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं एंटरप्रेन्योर के वो चर्चा करेंगे हम। उसके बाद में हमारा आएगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, इसका अर्थ क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे SWOT के बारे में देखेंगे, यानी SWOT के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है, ये किस प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप जो डेवलपमेंट होता है वो उसको किस प्रकार इफेक्ट करता है, किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है ना। एंटरप्रेन्योर को हम हिंदी की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर को हम हिंदी में क्या कहते हैं तो इसको उद्यमी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्यमी। ठीक है ना, उद्यमी कहते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर का अर्थ क्या होता है। तो जनरली एंटरप्रेन्योर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो इससे थोड़ी देर बाद में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एंटरप्रेन्योर शब्द है ये आया कहां से था, ये हमको पता होना चाहिए। इसकी यानी कि स्थापना कहां से हुई थी या इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करें एंटरप्रेन्योर या उद्यमी जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द से मिलकर बना है, तो फ्रेंच भाषा के शब्द से मिलकर बना है। किस भाषा के शब्द से मिलकर बना है, तो फ्रेंच भाषा के शब्द से मिलकर बना है। और फ्रेंच भाषा का कौन सा शब्द है, तो फ्रेंच भाषा का शब्द हो जाएगा इंटरप्रीडर। ठीक है ना। इस भाषा के शब्द से मिलकर बना है। किस भाषा के शब्द से मिलकर बना है, तो फ्रेंच भाषा का शब्द। और फ्रेंच भाषा का शब्द कौन सा, इंटरप्रीडर से मिलकर बना है। और इंटरप्रीडर का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है टू अंडरटेक। ठीक है ना। टू अंडरटेक का अर्थ क्या होता है, अपने अधीन लेना। क्या होता है, अपने अधीन लेना। ठीक है ना, अपना अधीन लेना। कोई भी व्यवसाय होगा उसको अपना अधीन लेना क्या कहलाता है, हमारे एंटरप्रेन्योर कहलाता है। क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो एंटरप्रेन्योर शब्द है वो किस भाषा से मिलकर बना है, फ्रेंच भाषा के शब्द से मिलकर बना है। और कौन सा शब्द हो जाएगा, एंटरप्रेन्योर हो जाएगा। और इसका अर्थ क्या होता है, तो टू अंडरटेकन, यानी कि वह उद्यमी जो कोई भी चीज़ या वस्तु या व्यवसाय को अपना अधीन ले लेता है उसे हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं, या क्या कहते हैं उसको उद्यमी कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं। जैसे हम उदाहरण की बात करें तो जैसे बड़ी बड़ी आपने कंपनियों के नाम सुना होगा, जैसे टाटा ग्रुप कंपनी हो गया, जिसके जो CEO वो कौन है, अब वर्तमान में रतन टाटा है, तो वो एक उद्यमी हो गए। और उद्यमी उन्होंने अपने अधीन में क्या लेगा, बहुत बड़ा एक व्यवसाय जो अपने अधीन ले रखा। इसी प्रकार हम बात करें रिलायंस ग्रुप हो गया, तो वो रिलायंस ग्रुप का जो CEO और चेयरपर्सन है वो कौन है, हमारे मुकेश अंबानी है। तो वो एक उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर है। और उन्होंने पूरा का पूरा जो जियो मार्केट और रिलायंस ग्रुप है वो सभी का सभी अपने अंडर में ले रखा है, उसी को हम क्या कहते हैं, अपना अधीन लेना। तो ये मुकेश अंबानी हो गए, हमारे टाटा बिरला ग्रुप हो गए, ये सभी जो भी हैं, सब जो जितने भी बड़े बड़े उद्यमी हैं वो सभी क्या है, हमारे एंटरप्रेन्योर है। क्या है वो एंटरप्रेन्योर, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एंटरप्रेन्योर का अर्थ क्या होता है। अब ये तो होता है इसका स्थापना होती है। अब हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है ना। अब इसकी हम डेफिनेशन की बात करें, एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन क्या होती है, तो एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन हो जाएगी, तो ये क्या होता है, एक व्यक्ति होता है। अगर वन लाइन में पूछा जाए आपसे कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, तो एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अर्थव्यवस्था में कुछ नए चीज़ों को समावेश करता है या नई चीज़ों को अर्थव्यवस्था में नई चीज़ें देता है। जैसे हम बात करें उदाहरण के रूप में, जैसे मुकेश अंबानी क्या होगा, एक व्यक्ति होगा यानी कि एंटरप्रेन्योर होगा। और उन्होंने अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी, हमारे देश की जो इकोनॉमी है, GDP है, उसमें उन्होंने नया योगदान दिया। तो उन्होंने नया योगदान के रूप में अभी हाल ही में उन्होंने 5G स्पेक्ट्रम दिया। क्या दिया है, 5G स्पेक्ट्रम दिया है, यानी कि उन्होंने 5G वो इंडिया में लॉन्च करेंगे। तो उन्होंने एक नया अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम दिया है। वही क्या कहलाता है, हमारा एंटरप्रेन्योर कहलाता है। क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो एक व्यक्ति जो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, तो एक व्यक्ति जो अर्थव्यवस्था को क्या देता है, अर्थव्यवस्था को नया आयाम देता है। अर्थव्यवस्था को नया आयाम देता है। ठीक है ना, नया आयाम देता है। नया आयाम का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर नई कोई भी वस्तु हो सकती है, या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, या फिर कोई भी टेलीकॉम कंपनियां हो सकती है जो कोई ना कोई नया प्रोडक्ट देती हैं वो अर्थव्यवस्था के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं। और जिस देश के अंदर जितने ज़्यादा उद्यमी होंगे, जिस देश के ज़्यादा अंदर जितने ज़्यादा उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योर जिस देश के अंदर जितने ज़्यादा होंगे उतना ही उस देश का आर्थिक विकास क्या होगा, ज़्यादा होगा। आर्थिक विकास क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा, ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया तो हर आपके टॉपिक के अंदर ये काम आएगा, क्योंकि उद्यमी ये शब्द बार बार आएंगे। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, तो ये शब्द आप यही समझ लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। और हमारे जब तक हमारे सिलेबस कंप्लीट होगा तब तक ये शब्द आपको सुनाई देते रहेंगे, दिखाई देते रहेंगे। ठीक है ना। तो उद्यमी, जिस देश के अंदर जितने ज़्यादा उद्यमी रहेंगे उतना ही ज़्यादा उस देश की क्या होगी, आर्थिक विकास उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है ना, ये हमें याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, जो ये उद्यमी होता है, इस उद्यमी को हम एक तो क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, इसको एक और नाम से जाना जाता है। इसी को जो उद्यमी होता है इसको क्या कहते हैं, रिस्क टेकन के नाम से भी जानते हैं। रिस्क टेकन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है ना, क्या किस नाम से जाना जाता है, रिस्क टेकन, यानी कि रिस्क को लेने वाला, यानी कि वो क्या करेगा, जोखिम को अपने खुद ब खुद लेने की कोशिश करेगा और अपना जो भी व्यापार है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसी कारण से इसको जो उद्यमी एंटरप्रेन्योर होता है उसको क्या कहा जाता है, रिस्क टेकन कहा जाता है। जैसे हम बात करें वर्तमान में, अगर हम टाटा ग्रुप और जो भी टाटा ग्रुप होगा, हमारे बिरला ग्रुप होगा, इसी के साथ में जो अंबानी ग्रुप है, ये क्या है, इनमें रिस्क टेकन यानी कि रिस्क लेने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा है। और ये अपने रिस्क के दम पर नया नया अपना आयाम को छूते हुए जा रहे हैं और अर्थव्यवस्था जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उसको नया नया कुछ ना कुछ प्रोडक्ट देते जा
रहे हैं, ठीक है ना, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट याद रखना है कि उद्यमी, जिस देश के अंदर उद्यमी या एंटरप्रेन्योर जितने ज़्यादा होगा उतना उतना ही ज़्यादा आर्थिक विकास होगा, और साथ साथ में हमें जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है वो उतनी ज़्यादा हमको प्राप्त होती जाएगी, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योर एक व्यक्ति होता है जो किसी अर्थव्यवस्था को क्या देता है, नए आयाम प्रोवाइड करवाता है, और वो जो आयाम होते हैं उस आयाम के बारे में उपभोक्ता को पता नहीं होता। जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें, अभी 5G अभी वर्तमान में चल रहा है, और अभी 5G की टेस्टिंग कई जगह स्टार्ट हो चुकी है और कई जगह शुरू भी हो गया है, लेकिन वो आयाम है जो सबसे पहले 5G है जो किसने बताया था, जो 5G स्पेक्ट्रम जिसने खरीदा, एयरटेल ग्रुप होगा, हमारे जियो रिलायंस ये होगा, इन्होंने हमारा 5G खरीदा, ठीक है ना, 5G स्पेक्ट्रम खरीदा। तो उनको तो पता था, जो एक उद्यमी है उनको तो पता था, लेकिन जो हम इसको कंज्यूम करने वाले हैं, जो उपभोक्ता हैं हमको 5G स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं पता है। तो जब तक हम उसका उपभोग नहीं करेंगे हम उसके बारे में नहीं पता होगा। तो एक ये जो उद्यमी होता है उसकी ये भी खासियत होती है कि जो ये उद्यमी होता है ये नया आयाम उपलब्ध करवाता है, और जो भी वो नया आयाम होता है, जो भी नया प्रोडक्ट होता है उसके बारे में उपभोक्ता को कोई जानकारी नहीं होती, और वो एक जो नया आयाम जो होता है वो एक अपने आप में एक नया मार्केट बनाने की कोशिश करता है। क्या करता है, एक नया मार्केट बनाने की कोशिश करता है, ये हमें याद रखना है, और जिसकी वजह से कई सारी जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद हम चर्चा करते हैं जो एंटरप्रेन्योर है इसके क्या क्या गुण होने चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं जो इसके प्रमुख कैरेक्टर, कोई भी एक उद्यमी होता है तो उसके क्या क्या गुण होते हैं, तो हम उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसके अंदर कोई भी उद्यम, किसी भी उद्यमी के क्या गुण होते हैं, ठीक है ना। गुण की या फिर हम बात करें कैरेक्टर की या फिर विशेषता, ठीक है ना, विशेषता की बात करें तो जो कोई भी एक उद्यम होता है तो उसके क्या क्या विशेषता होती है ये हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हम किस रूप में जानेंगे, तो आप इसका एक माइंड में एग्जांपल याद रख के इसका आंसर देने की कोशिश करना। तो अगर आप वो एग्जांपल याद रखोगे तो आप ऑटोमेटिक इसका आंसर आप स्वतः निकालोगे, ठीक है ना। तो उद्यमी की विशेषता की बात करें तो इसमें हम माइंड में क्या रखेंगे, हम इसके अंदर माइंड में रखेंगे जियो, ठीक है ना। जियो जो कंपनी है उसके बारे में हम इसको माइंड में रखेंगे, ठीक है ना। जियो जो कंपनी है उसको इसका हम माइंड में रखकर इसके जो भी उद्यमी होता है उसका हम कैरेक्टर के या फिर इसके जो भी विशेषता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करें जियो की बात करें तो जियो सबसे पहले क्या आया था, ये जियो भी हाल ही में स्टार्ट हुआ, लगभग 2014 के बाद में स्टार्ट हुआ। तो ये क्या है, नया अवसर को जो हमारा उद्यमी होगा, जो क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वन लाइन में आपसे पूछा जाएगा कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, तो एक व्यक्ति होता है। क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो उस व्यक्ति की क्या विशेषता होनी चाहिए कि वो नए अवसर को पहचान करने वाला होना चाहिए, यानी कि जो भी उसके सामने नए अवसर आ रहे हैं उनको तुरंत पहचान ले, और उन जो भी वो नए अवसर हैं उनको तुरंत अडेप्ट करने वाला होना चाहिए, यानी कि अपना अधीन करने वाला होना चाहिए। तो जो भी नए अवसर है उनको पहचान करने वाला होना चाहिए और उनको अपने अधीन करने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। पहला तो ये हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, जो भी उद्यमी है, जो भी एंटरप्रेन्योर है या कोई भी व्यक्ति है जो अपना व्यवसाय स्टार्ट करने वाला होना चाहिए, स्टार्ट कर रहा है, वो क्या होता है, जो भी नए अवसर हैं उनको तुरंत पहचान करने वाला होना चाहिए और उनको अपने अधीन करने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। पहली खासियत ये होनी चाहिए। नंबर सेकंड बात करें, वो परिवर्तनशील होना चाहिए, यानी कि किस प्रकार का होना चाहिए, वो परिवर्तनशील होना चाहिए। कोई भी उद्यम है वो समय के अनुसार परिवर्तन उसके अंदर होना चाहिए। जैसे हम बात करें 2014 में क्या आया था, 4G स्पेक्ट्रम आया था। अब 2014 में 4G स्पेक्ट्रम आया था तो उसके लगभग 7 से 8 साल बाद में हमारे क्या आ गया, 5G आ गया। तो वो समय के साथ में परिवर्तन हो रहा है, तो समय के साथ में वो भी क्या होना चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए। और परिवर्तनशील जितना ज़्यादा होगा वो नए नए आयामों को वो अपनाता जाएगा और अपने जो भी विजन लेकर चल रहे हैं, जो भी अपने लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, वो व्यवसाय के प्रति उनको वो कंप्लीट कर लेगा, ठीक है ना। तो जो हमारा उद्यमी है वो किस प्रकार समय के अनुसार परिवर्तनशील होना चाहिए। नंबर थर्ड बात करें, ठीक है ना, नंबर थर्ड बात करें तो परिवर्तनशील होना चाहिए। अभी ये जो भी परिवर्तनशील है इनको वो अब फुलफिल करेगा, यानी कि उनको अपना लिया, उसने अपनाने के बाद में वो क्या करेगा, तुरंत संसाधन जुटाएगा अपने काम को करने के लिए, ठीक है ना। तो वो क्या होना चाहिए, संसाधन। अगला हो जाएगा उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए, तो संसाधन उपलब्ध तुरंत हो जाए, तुरंत हो जाए। यानी कि जो भी उद्यमी है उस उद्यमी के अंदर ये होना चाहिए कि मान लीजिए उसने कोई भी व्यवसाय स्टार्ट किया। जैसे हम बात करें मुकेश अंबानी ने 5G स्पेक्ट्रम परचेज कर लिया। अब 5G स्पेक्ट्रम परचेज करने के बाद लिए उसमें जो भी संसाधन लगेंगे, जो भी उसमें इनपुट लगेगा, उन इनपुट के लिए वो तुरंत उन इनपुट को वो खंगालने में लग जाए कि जहाँ कहीं से उसको इनपुट मिल रहे हैं वो सभी इनपुट को वो अपने अधीन कर ले और अपने व्यवसाय के प्रति उसको झोंक दे, यानी कि उस व्यवसाय में वो लगा दे। तो वो हो जाएगा हमारा संसाधन उसको तुरंत उपलब्ध हो जाए ताकि वो अपने व्यवसाय में लगाकर अपने जो भी व्यवसाय है उसको अपने विजन के रूप में लेकर उसको फुलफिल कर सके, ठीक है ना। उसके बाद नंबर फोर्थ बात करें तो नंबर फोर्थ हो जाएगा परिवर्तनशील हो जाएगा, संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। और अगला हो जाएगा ये क्या होता है, अर्थव्यवस्था में नए नए आयाम देते
रहना चाहिए। यानी कि जो कोई भी उद्यमी है, जो कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति है वो क्या उसके अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए, उसके अंदर विशेषता होनी चाहिए कि वो समय समय पर अर्थव्यवस्था को नए नए आयाम यानी कि नए नए प्रोडक्ट देते रहना चाहिए, तब जाकर वो उसकी अच्छी विशेषता मानी जाती है। अगर वो नए नए प्रोडक्ट देता रहेगा तो वो हमारे लिए एक अच्छा व्यवसाय माना जाएगा और वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देगा और हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था, जो आर्थिक विकास जो दर होगी वो उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये 4 से 5 इसके प्रमुख कैरेक्टर होते हैं, विशेषताएं होती है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। एक बार हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। जो जियो है ये आप कोई से भी कंपनी को माइंड में रखकर इसका आंसर निकाल सकते हो। जैसे जरूरी नहीं कि जियो को आप यहाँ पर टाटा ग्रुप को रख सकते हो या फिर एयरटेल को रख सकते हो या फिर इसके साथ में आप बिरला ग्रुप को रख सकते हो, किसी को भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर एक केवल जियो का उदाहरण लिया है क्योंकि जियो ने हाल ही में भी 5G स्पेक्ट्रम परचेज किया, तो वो एक नया अपॉर्चुनिटी हो गई हमारे लिए, ठीक है ना। तो नंबर फर्स्ट क्या हो जाए, जो भी उद्यमी उसके अंदर ये विशेषता होनी चाहिए कि वो जो भी नए अवसर आ रहे हैं उनको वो तुरंत कैचअप कर ले और कैचअप करने के बाद में वो उनको फुलफिल करने के लिए उसको अपना अधीन कर ले और उसको फुलफिल करने के लिए उसमें निरंतर अपना प्रयासरत हो जाए, ठीक है ना। वो दूसरा हो जाएगा परिवर्तनशील, यानी समय के साथ में वो परिवर्तित होता रहना चाहिए। नई कोई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसको उसमें डालना चाहिए। जैसे हम बात करें 2014 के बाद में 4G आया था, 4G स्पेक्ट्रम परचेज किया था, अब समय के साथ में वो परिवर्तनशील हुआ तो उसने 5G स्पेक्ट्रम परचेज कर लिया। तो ये समय के साथ परिवर्तन है, ये इसकी एक प्रमुख विशेषता होती है। दूसरा हो जाएगा, अब हमने ये सब कुछ कर लिया, अब हमें 5G स्पेक्ट्रम को चलाना है। 5G स्पेक्ट्रम को हमें क्या करना है, चलाना है। तो उसके लिए हमें जो भी संसाधन चाहिए, किसी भी प्रकार का इनपुट चाहिए, चाहे हमें लेबर चाहिए, चाहे उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चाहिए, चाहे उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसके लिए हमें वाटर चाहिए या फिर हमें लेबर चाहिए, लैंड चाहिए, जो भी चाहिए उसके लिए हमें वो तुरंत हमें उपलब्ध हो जाए। उसको हम अधीन करके उनको सभी को एक जगह लाकर उनसे हम उनका उपयोग करके हमारा जो भी व्यवसाय है उसके अंदर उसको लगाकर हम अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं या आर्थिक विकास प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होता है, वो जो भी उद्यमी है वो क्या अगर अर्थव्यवस्था में नए नए आयाम देते रहना चाहिए, यानी समय समय पर वो क्या अगर नए नए आविष्कार देते रहने चाहिए। जैसे हम बात करें, आपने कई सारी जो मोटर व्हीकल की बात करें तो उसके अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है उसके अंदर हम बात करें तो मोबाइल के कई सारे वर्जन आते रहते हैं, यानी कि हर महीने में अलग अलग कंपनी का अलग अलग मोबाइल आते रहते हैं। वो क्या होते हैं, तो अर्थव्यवस्था में नए नए आयाम देते रहते हैं। जैसे हम बात करें सैमसंग की बात करें तो सैमसंग एक महीने पहले कोई अलग मोबाइल लॉन्च करती है, उसके जस्ट एक महीने बाद में एक नया मोबाइल लॉन्च कर देती है, उसके बाद में नया मोबाइल लॉन्च कर देती है, नया लैपटॉप लॉन्च कर देती है। तो वो क्या हो जाते हैं, अर्थव्यवस्था में नए नए आयाम देते रहना चाहिए। ये किसकी विशेषता होती है, एक अच्छे उद्यमी की विशेषता होती है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो आप किसी की कोई सा भी लिख सकते हो, ये 4 से 5 विशेषता होती है, और भी कई सारी विशेषता होती है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम इनके उद्यमी के अंदर क्या गुण होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। उद्यमी के अंदर क्या गुण होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हम उद्यमी के गुण की बात करते हैं, उद्यमी के क्या गुण होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। उद्यमी के क्या गुण होते हैं, उसके अंदर क्या क्या ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो एक उद्यमी कहलाने के लायक है। जैसे हम बात करें, इसको भी हम एक उदाहरण के रूप में समझेंगे। जैसे हम बात करें इसको, हम बात करें अंबानी के केस की बात करें, ठीक है ना, मुकेश अंबानी, ठीक है ना। अंबानी जो परिवार है इसको आप केवल एग्जाम के पर्पज से याद रखना, मेरा इसमें कोई उद्देश्य नहीं है कि इसमें हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, ठीक है ना। इसमें हम केवल एग्जाम्पल के रूप में अंबानी फैमिली को ले रहे हैं, बाकी इसमें और इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। तो हम बात करें सबसे पहले जो भी एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि क्या क्या उसके अंदर गुण होने चाहिए कि वो जो भी अपना व्यवसाय लगा रहे हैं उस व्यवसाय को वो 0 लेवल से लेकर वो 100% तक उसको लेकर जा सके। उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो क्या हो जाएंगे, सारे इसके गुण आ जाएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होनी चाहिए, क्वालिटी की बात करें, गुण की बात करें तो सबसे पहले हमारे अंदर क्या होना चाहिए, कोई भी एक उद्यम हो उसके अंदर होना चाहिए क्या, रिस्क एबिलिटी, यानी कि जोखिम उठाने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। नहीं कि मान लीजिए हमने कोई भी व्यवसाय स्टार्ट किया और वो व्यवसाय स्टार्ट किया तो हमने पैसा तो लगा दिया, लेकिन वो पैसा लगाने के बाद में वो जैसे बंद हुआ या फ्लॉप हो गया किसी कारणवश से, तो हमारे अंदर वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। वो रिस्क जो एबिलिटी होती है, जोखिम वहन करने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि जो समय होता है वो एक जैसा नहीं होता है, कभी समय अच्छा होता है, कभी समय बुरा होता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो टाटा ग्रुप की बात करें तो टाटा नैनो एक बार आपको पता तो फेल हो गई थी वो किसी कारणवश से, तो टाटा ग्रुप के अंदर वो रिस्क एबिलिटी थी, उसकी वजह से उन्होंने टाटा को वापस से रिप्लेस किया और मार्केट में फिर से बाउंस बैक किया, ठीक है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो दूसरा क्या होना चाहिए, पहला तो होना चाहिए रिस्क एबिलिटी, नंबर सेकंड क्या होना चाहिए, तो नंबर सेकंड हो जाएगा इसके अंदर मोटिवेशन, ठीक है ना। जो हमारा उद्यमी है वो किस प्रकार का होना चाहिए, उसके अंदर एक उत्प्रेरक के रूप में वो काम करने वाला होना चाहिए, यानी कि नहीं मैं ये कर ही सकता हूँ, ये हमारे लिए हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसके अंदर से एक आग निकलनी चाहिए कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ वो काम को मैं कर ही सकता हूँ। ये उसके अंदर क्या होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक है ना, मोटिवेशन होना चाहिए। नंबर थर्ड बात करें, नंबर थर्ड हो जाएगा इसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मान लीजिए उसके अंदर खुद के अंदर ये भरोसा होना चाहिए कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ उसको मैं पूरा करके रहूँगा, मेरे में क्षमता है, मेरे में पावर है, वो होता है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। नंबर फोर्थ हो जाएगा स्टेबिलिटी, ठीक है ना, स्थायित्व, यानी कि हमने जो भी हमने उद्यम लगाए हैं, व्यवसाय लगाए हैं, वो स्टेबल होना चाहिए, यानी कि स्थायित्व प्रकार का होना चाहिए। अगर वो स्लो ग्रो कर रहे हैं तो भी वो उसको धीरे धीरे हम उसको बिल्डअप करते रहना चाहिए, लेकिन उसको कभी बंद नहीं करना चाहिए, यानी कि उसके अंदर किस प्रकार का होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। नंबर फिफ्थ की बात करें तो नंबर फिफ्थ हो जाएगा टाइम,
क्या हो जाएगा, टाइम, यानी कि वो टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए कि यानी कि उसको एक छोटे छोटे टारगेट बनाने चाहिए कि मेरे को अगर कोई एक उद्यम है तो उसको छोटे छोटे टारगेट बनाने चाहिए कि मैं 1 साल में मेरा टर्नओवर इतना मैं कंप्लीट कर लूँगा, आने वाले 5 साल के लिए मैं ये टाइम की लिमिट बनाता हूँ, इस टाइम के बीच बीच में मेरे को ये कार्य करने हैं, तो वो एक अच्छे उद्यम या एंटरप्रेन्योर की विषय गुण माने जाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार हम बात करें नंबर 6 हो जाएगा इसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, और इसी के साथ में हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन, यानी कि उसके अंदर लचीलापन होना चाहिए कि अगर वो मार्केट में अगर उतार चढ़ाव हो रहे हैं तो वो मार्केट के अनुसार अपने उद्यम को लेकर चलने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि मार्केट तो ऊपर जा रहा है और वो जो उद्यम है वो बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है, तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। ये इसका गुण होते हैं कुछ। इसके अतिरिक्त बात करें नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 हो जाएगा इसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया। इसके अतिरिक्त बात करें हम मॉनिटरिंग यानी कि निगरानी की बात करें तो जो भी उस उद्यम के अंदर जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, लेबर जो भी काम कर रहे हैं, वो किस प्रकार उसके कंप्लीट समय समय पर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, यानी निरीक्षण करना चाहिए कि कोई मशीनरी है वो सही समय पर काम कर रही है, कोई जो पावर सप्लाई है वो उसमें किसी प्रकार की खराबी है कि नहीं है, तो वो एक अच्छे उद्यमी की विशेषता मानी जाती है, ठीक है ना, अच्छे उद्यम का गुण माने जाते हैं। नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8 हो जाएगा इसके अंदर, नंबर 8 हो जाएगा हमारे इसमें स्किल डेवलपमेंट, ठीक है ना। स्किल डेवलपमेंट यानी कि जो भी उसके अंदर वर्कर काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रहे हैं, उनमें से हमें एक उद्यमी की ये भी गुण होता है कि जो भी अगर 100 वर्कर काम कर रहे हैं तो उन 100 वर्कर में से वो प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, और मॉनिटरिंग के साथ में उनकी स्किल को भी देखा जाता है कि वो उनकी स्किल यानी कार्य करने की क्षमता किस प्रकार की, अगर कोई खराब काम कर रहा है तो उसको अलग डिपार्टमेंट में भेजना चाहिए, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको धीरे धीरे ऊपर आने की उसमें मोटिवेट उसको करना चाहिए, तो उसके हम स्किल डेवलपमेंट भी उसके अंदर होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए उसका, या फिर गुण होना चाहिए, ठीक है ना। नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8 हो जाएगा इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो गया। इसी के साथ में हम बात करें नंबर 8 हो जाएगा इसमें स्किल डेवलपमेंट के साथ में हो जाएगा इसमें चेंजेस, ठीक है ना। चेंजेस यानी कि परिवर्तनशीलता, यानी कि परिवर्तनशीलता का अर्थ हो जाएगा इसमें समय समय पर, जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा था, जो उसके कैरेक्टर होते हैं यानी कि समय समय पर वो भी परिवर्तनशील होना चाहिए, ताकि वो जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उस टेक्नोलॉजी को वो उसके अंदर डाल सके। यह एक उसके जो हमारा उद्यमी है उसका एक गुण होता है, ठीक है ना। चेंजेस यानी कि समय के साथ में उसमें मशीनरी को इनको उसमें इनपुट करते रहना चाहिए, ठीक है ना। मार्केट नॉलेज, ठीक है ना। मार्केट नॉलेज की यानी कि उसको जो भी हमारा उद्यम है उसको मार्केट के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि हमें कब तो किस प्रोडक्ट को बनाना है, किस प्रोडक्ट को किस जगह बेचना है, और जो प्रोडक्ट है उसको किस माध्यम से बेचना है, किस प्रकार का चैनल से बेचना है, और उसको मार्केटिंग किस प्रकार की करनी है, वो सारा हमें मार्केट नॉलेज होना चाहिए। तभी हम अपने जो प्रोडक्ट है उसको प्रोडक्ट हमने बना लिया, अगर हमें वो स्किल पता नहीं है उसको मार्केट में किस प्रकार लॉन्च करना है, एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से करना है, तो हम अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल नहीं कर पाएंगे, और हमारा ये एक अच्छे उद्यमी की विशेषता नहीं होती है, ठीक है ना। उसका अच्छे ये गुण नहीं होता है, यानी कि कहना करती है कि उसका मार्केट नॉलेज उसको पूरा होना चाहिए कि कब शेयर मार्केट बढ़ रहा है, कब शेयर मार्केट गिरेगा, किसके शेयर अच्छे होंगे, कौन सा प्रोडक्ट है जो उसकी जो क्वालिटी है वो कब और उपभोक्ता को कितनी पसंद आएगी, सब उसके बारे में, उपभोक्ता के बारे में सबको उसको नॉलेज होना चाहिए। वो एक हमारे जो एंटरप्रेन्योर है उसके कैरेक्टर होता है, ठीक है ना। नंबर 11 की बात करें तो नंबर 11 हो जाएगा हमारे क्वालिटी कंटेंट, ठीक है ना। क्वालिटी कंटेंट की बात करें यानी क्वालिटी कंटेंट के अंदर आ जाएगा हमारे उपभोक्ता को ध्यान में रखकर हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो उपभोक्ता को ध्यान में रखकर बनाने चाहिए, यानी कि जिस उपभोक्ता को जैसा प्रोडक्ट चाहिए वो वैसे ही बनाना चाहिए, उसे हम बोलते हैं क्वालिटी कंटेंट। यानी कि अगर हमने उपभोक्ता के अनुरूप हमारा प्रोडक्ट बनाया है तो उपभोक्ता उसको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेगा। ये एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के ये होते हैं, गुण होते हैं, ये हमें याद रखना। और कई सारे लगभग 20 से 25 गुण होते हैं, लेकिन जो मोस्ट है वो मैंने आपके सामने लिख दिया, लगभग मैंने 11 तो मैंने आपको बता दी, और कुछ आप देख लेना। अगर और कुछ याद नहीं हो तो ये तो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि एक जो उद्यमी होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, वो उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए कि जो भी अपना व्यवसाय है वो उसको किस प्रकार से बिल्डअप कर सके, यानी कि जीरो लेवल से लेकर उसको आसमान लेवल तक, वो आसमान की बुलंदियों ऊंचाइयों तक उसको किस प्रकार से लेकर जा सकता है, उसी को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर के गुण, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको अंबानी के सापेक्ष में बताया। ये अंबानी आज इतना बड़ा जो बिजनेसमैन बना है वो इन सभी कारणों से बना, क्योंकि उसके अंदर रिस्क एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसको जोखिम वहन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। अगर आपने सुना होगा तो जब उसने 4G स्पेक्ट्रम परचेज किया था और 4G स्पेक्ट्रम जब उसने लॉन्च किया था, तब आपको पता हो तो उसने 1 साल के लिए 4G सेवाएं फ्री दी थी, 4G सेवाएं फ्री दी थी, और उसके अंदर ये जोखिम वहन करने की क्षमता थी, तभी उसने 1 साल के लिए वो 4G की जो सेवा थी वो फ्री दी थी, ठीक है ना। उसके बाद में मोटिवेशन, यानी कि 1 साल तक उसने फ्री सेवाएं दी, उसके बाद में उसने अपने आप को मोटिवेट रखा और अपने जो भी वर्कर थे उनको मोटिवेट किया, और वो आज 4G से 5G स्पेक्ट्रम सबसे ज़्यादा परचेस करने वाला बन गया, ठीक है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस था, यानी कि उसने 4G को 1 साल फ्री तो किया, लेकिन उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस था, यानी कि 1-2 साल बाद में जो मेरा जो मार्केट है या मार्केट जो कैप्चर करने का जो तरीका है वो फुल कॉन्फिडेंस में था कि मैं पूरा मार्केट को कैप्चर कर सकता हूँ, ठीक है ना। स्टेबिलिटी यानी कि स्थायित्व, यानी कि वो जो अंबानी का जो भी रिलायंस ग्रुप है वो बिल्कुल एक तरह से स्थायित्व है, तभी वो 0 लेवल से उन्होंने जियो को स्टार्ट किया था और आज वो आसमान की बुलंदी छू रहा है, वो स्टेबिलिटी के कारण छू रहा है। और समय का उन्होंने बहुत सदुपयोग किया, इसी कारण से उन्होंने 4G से वो किसमें हो गए 5G पे शिफ्ट होने वाले हैं। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन है उसके अंदर, यानी कि वो 3G से फिर 4G में आए, 4G से फिर 5G में गए, और इसी के साथ में जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है उसी के अनुरूप वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी के साथ में मॉनिटरिंग, समय समय पर वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तब जाकर वो
अपना जो भी मार्केट है जियो का उसको वो बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक है ना। स्किल डेवलपमेंट साथ साथ में वो अपने जो भी वर्कर है उनका स्किल को भी देख रहे हैं कि जो अच्छा वर्कर है उसको और ऊपर भेजो, और जो अच्छा नहीं है उसको ट्रेनिंग के लिए अलग सेंटर में भेजो ताकि वो भी वापस से बाउंस बैक कर सके, ठीक है ना। उसके बाद में आ जाते हैं चेंजेस, यानी कि उसके अंदर कौन कौन से परिवर्तन हमको करने हैं वो सभी उसका अंदर आ जाते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजिकल हमारे चेंजेस आ जाते हैं, मशीनरी वाला आ जाता है, जो भी हमने इनपुट डाला वो आ जाता है, फाइनेंशियल जो भी हमने वित्तीय सहायता ली है वो फाइनेंशियल सपोर्ट आ जाता है, उसके अंदर मार्केटिंग नॉलेज यानी कि लोगों को किस प्रकार का प्रोडक्ट पसंद है। जैसे हम बात करें आज के जो वर्तमान की जो जनरेशन है उसको 4G की अपेक्षा 5G ज़्यादा पसंद है, तो वो लोगों की पूर्ति को जो उपभोक्ता है उसके उपभोक्ता की रुचि के अनुरूप वो 4G से 5G पे शिफ्ट हो रहे हैं। और क्वालिटी कंटेंट यानी कि क्वालिटी यानी कि लोगों को 4G के अंदर स्पीड कम मिलती है, 5G के अंदर स्पीड ज़्यादा मिलती है, तो वो एक क्वालिटी कंटेंट हो गया। इसी कारण से वो 4G को छोड़कर 5G के अंदर उसको अपना आने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार ये 11 क्वालिटी होनी चाहिए हमें, या 11 गुण होने चाहिए, तब वो एक एंटरप्रेन्योर के अच्छे गुण कहलाते हैं, और तभी जाकर हमारा जो व्यवसाय है वो अच्छा विकसित हो पाता है, ठीक है ना। उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा कि एंटरप्रेन्योर के गुण क्या होता है। तो अगर अच्छे से समझ में आया तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं अब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चर्चा करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसके बारे में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है ना। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात करें तो साथियों जो एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे पहले हम अर्थ देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस। जैसे हमने वन लाइन में हमने देखा था एंटरप्रेन्योर का अर्थ क्या होता है, वन लाइन के अंदर हमने देखा था इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, व्यक्ति होता है या फिर पर्सन, क्या होता है, व्यक्ति होता है या पर्सन, ठीक है ना। उसी प्रकार एंटरप्रेन्योरशिप का जो वन लाइन के अंदर अर्थ होता है वो क्या होता है, प्रोसेस। यानी कि हमने कोई भी व्यवसाय स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होती हैं, उसी को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। और उसका अगर हम विकास कर रहे हैं धीरे धीरे, जो भी हमारी प्रोसेस है उसको हम सबसे पहले स्टार्ट करने के बाद में हम उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो लगाया हमने, उसके बाद में पूर्ण रूप से स्थायित्व हो गया, और हमने प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल को हमने पहले पक्का जो हमारा पक्का पदार्थ था उसमें बदला, जो प्रोडक्ट है उसमें बदला, और प्रोडक्ट को हमने उपभोक्ता तक पहुंचा दिया। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, उसी पूरी प्रोसेस को हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होती है, तो कोई भी जो उत्पाद है, ठीक है ना, कच्चा उत्पाद, ठीक है ना, कच्चा उत्पाद को हमने क्या किया, हमारा जो भी व्यवसाय है या उद्योग है, जो हमने उद्योग लगा रखा है उस उद्योग के लिए हमने कच्चा माल जो भी चाहिए था वो लगाया, और इसको हमने उस उद्योग के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में इस कच्चे उत्पाद से हमने क्या बना दिया, पक्का उत्पाद बना दिया, ठीक है ना। पक्का उत्पाद बना दिया। पक्का उत्पाद बनाने के लिए जो हमारी चीज़ों की आवश्यकता थी वो सभी हम इसके अंदर लगा दी। उसके बाद में हमने इस पक्के उत्पाद को किसके यहाँ तक पहुँचा दिया, उपभोक्ता तक पहुँचा दिया। किसके यहाँ तक पहुँचा दिया, उपभोक्ता तक पहुँचा दिया, यानी कंज्यूमर तक पहुँचा दिया। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट नाम देते हैं। या फिर जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है इसको क्या नाम देता है, उद्यमिता। और ये डेवलपमेंट का अर्थ हो जाएगा विकास, यानी कि उद्यमिता का विकास किस प्रकार से होता है, तो कच्चा उत्पाद था, कच्चे पदार्थ को हमने पक्का उत्पाद में बदला, यानी कि उसके अंदर जो भी रॉ मटेरियल चाहिए था, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, वाटर चाहिए था, लेबर चाहिए थी, कैपिटल चाहिए थी, पूंजी चाहिए थी, जो भी चाहिए था वो हमने पक्का उत्पाद बनाने के लिए हमने उद्योग के अंदर उसको मिलाया। और जैसे उद्योग के अंदर मिलाया तो वो हमारे पक्का पदार्थ बन गया। तो इसके अंदर हमने क्या किया, फिर जितने भी चैनल्स थे यानी कि माध्यम थे जिसको हम इस उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुँचा सकते हैं, चाहे वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से यानी कि वितरण के माध्यम से हो सकता है, या फिर ऑनलाइन के माध्यम से हो सकता है, या फिर एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हो सकता है। किसी भी माध्यम से अगर हम उसको वो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम अगर कंज्यूमर तक पहुंचा देते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, उद्यमिता विकास या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट नाम देते हैं। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा कि वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है, ये इसका पूरा अर्थ होता है। अब इसका हम स्टेप देखते हैं कि कोई भी अगर हमने व्यवसाय स्टार्ट किया है तो उस व्यवसाय को कंप्लीट होने के लिए, पूर्ण उसका विकास होने के लिए 3 स्टेप होती है। कितनी स्टेप होती है, कोई सा भी अगर व्यवसाय है उस व्यवसाय को शुरुआत से लेकर उसको उपभोक्ता तक पहुंचने में, यानी कच्चा उत्पाद से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए 3 स्टेप होती है, वो हमें याद रखना, ठीक है ना। कितनी स्टेप होती है, 3 स्टेप होती है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। 3 स्टेप होती है, कौन कौन सी 3 स्टेप होती है, तो सबसे पहले हम इसकी बात करें, इसकी कितनी स्टेप होती है, 3 स्टेप होती है। सबसे पहले नाम सुने, उसके बाद में हम एक एक करके देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करें तो पहली हो जाएगी स्टिमुलेटिव, ठीक है ना। स्टिमुलेटिव को बोलते हैं उत्तेजन। क्या बोलते हैं, उत्तेजन। नंबर फर्स्ट उत्तेजन। नंबर सेकंड की बात करें तो नंबर सेकंड हो जाएगा स्टिमुलेटिव। नंबर सेकंड हो जाएगा इसके अंदर, नंबर सेकंड की बात करें तो सपोर्ट या फिर हम कह सकते हैं सहायता, ठीक है ना। नंबर थर्ड हो जाएगा इसके अंदर स्टेबिलिटी यानी कि स्थायित्व, ठीक है ना, स्थायित्व। अब हम इसमें चर्चा करते हैं सबसे पहले उत्तेजन यानी कि स्टिमुलेटिव के अंदर हमें क्या पॉइंट याद रखना है, सपोर्ट के अंदर क्या याद रखना है और स्टेबिलिटी के अंदर हमें क्या याद रखना है, ठीक है ना। तो इसको हम किसके सापेक्ष समझेंगे, तो इसको जो हम ये पूरा जो मैकेनिज्म है इसको हम टाटा ग्रुप है, टाटा नैनो,
आपको पता हो तो एक टाटा ग्रुप के द्वारा एक टाटा नैनो एक कार बनाई गई थी, उस कार के सापेक्ष इसको हम समझेंगे। अगर टाटा नैनो के सापेक्ष ये हम समझेंगे तो हमें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ को हमें किसके अंदर रखना है। और ये आपको पता हो तो टाटा नैनो फेल भी हुई थी, यानी कि किसी कारणवश से ये लोगों को पसंद नहीं आई थी, तो उसके पीछे का कारण क्या है वो भी मैं बताऊंगा। और ये इसके पीछे टाटा नैनो का एग्जाम्पल लेने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो आपको ऑटोमेटिक चीज़ों को समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने टाटा नैनो का एग्जाम्पल लिया। इसी के साथ में अगर टाटा नैनो का हम एग्जाम्पल नहीं लेते तो इसके साथ में हम ले सकते हैं हमारे जो अभी हाल ही में टाटा ग्रुप के द्वारा एयर इंडिया को परचेज किया गया था 1 साल पहले, उसका भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो स्टिमुलेटिव की बात करें तो उत्तेजन, तो उत्तेजन के अंदर क्या किया जाता है, तो जैसे मान लीजिए एक उद्यम है, जैसे टाटा ग्रुप एक बात करें तो रतन टाटा है हमारे क्या है एक एंटरप्रेन्योर है, यानी कि वो क्या है एक उद्यमी, यानी कि एक व्यक्ति हैं जो क्या कर रहे हैं पूरे टाटा ग्रुप का संचालन कर रहे हैं, यानी कि व्यक्ति होगा और उन्हीं के द्वारा जो मस्तिष्क से जो सोचने के विचार थे उनसे जो भी निकला उसी की क्या देन थी टाटा नैनो थी। क्या उन्हीं के द्वारा जो विचारों का विचार से जो भी सिस्टम निकला था उस सिस्टम के माध्यम से क्या बनाया गया था, एक कार बनाई गई थी जिसको हम टाटा नैनो नाम दिया था हमने। अब वो टाटा नैनो फेल क्यों हुई थी ये हमें याद रखना, ठीक है ना। उसके पीछे का प्रमुख कारण क्या है वो थोड़ी देर बाद में आपको समझ में आ जाएगा। तो उत्तेजन में क्या किया जाता है कि इन सभी ऐसे कारकों को इसमें लिया जाता है कि जो हम व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं वो उस व्यवसाय को वो मोटिवेट करें, यानी कि उसको संचालन में वो आगे बढ़ाएं। वो सभी कार्य किसके अंदर आते हैं, हमारे उत्तेजन या स्टिमुलेटिव के अंदर आते हैं। अब वो कौन कौन से कार्य हो सकते हैं, तो सबसे पहले बात करें हम मोटिवेशन, ठीक है ना। मोटिवेशन पहला कार्य क्या हो जाएगा इसके अंदर, स्टिमुलेटिव के अंदर कोई भी हम अगर व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर सबसे पहला आता है हमें उसको जो वर्कर काम कर रहे हैं वो उनको हम क्या करें मोटिवेट करें, यानी कि आप काम कीजिए, हम आपके साथ में, हम आपको अच्छी सैलरी देंगे। अगर जिसको अच्छी सैलरी दी जाती है तो वो स्वतः मोटिवेट होने लग जाता है, और मोटिवेट जैसे होता है तो वो एक अच्छा काम करता है, तो ये एक अच्छे व्यवसाय की निशानी मानी जाती है। किसी अच्छे व्यवसाय की निशानी मानी जाती है मोटिवेशन, ठीक है ना। इसी के साथ में हम बात करें जैसे टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, ठीक है ना। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज यानी कि जिसके पास में जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल तकनीकी ज्ञान होगा जिसके पास में वो उतने ज़्यादा उस व्यवसाय के अंदर लगाएगा उस टेक्नोलॉजी को, और उसको उतने ज़्यादा क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो वो भी क्या करता है हमारा एक जो व्यवसाय है उसको बिल्डअप यानी कि उसको बड़ा करने में मददगार साबित होता है। कौन होता है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज यानी कि हम तकनीकी ज्ञान, ठीक है ना। इसी के साथ में हम बात करें स्किल डेवलपमेंट, ठीक है ना। स्किल डेवलपमेंट यानी कि जो उसके अंदर कोई भी व्यवसाय है उसके अंदर जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके हम स्किल को देखते हैं, उनका स्किल यानी कि उसका काम करने का जो कौशल है या उनका जो काम करने का जो तरीका है उनमें जो विकास हो रहा है वो किस प्रकार का। अगर अच्छा विकास हो रहा है तो वो एक अच्छे व्यवसाय के सफल होने के अच्छा माना जाता है। अगर कोई भी व्यवसाय अच्छा सफल हो रहा है तो उसका स्किल डेवलपमेंट को देखा जाता है कि जितना ज़्यादा उसका स्किल डेवलपमेंट अच्छा होगा उतने ज़्यादा वो व्यवसाय क्या होगा, बड़ा होगा और वो फूलेगा ज़्यादा, ठीक है ना। ये हमें याद रखना है। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 हो जाएगा इसके अंदर इकोनॉमिकल नॉलेज, ठीक है ना। इकोनॉमिकल नॉलेज यानी एक तो हो जाएगा तकनीकी ज्ञान होगा और एक होगा हमें आर्थिक ज्ञान, यानी कि आर्थिक ज्ञान किस प्रकार का, यानी कि अगर हम जिस व्यवसाय के अंदर हम पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में हमको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। अगर हमें कंप्लीट नॉलेज है तो वो उस व्यवसाय में हम जब पैसा लगा रहे हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें किस मशीनरी में कितना पैसा लगाना है, किसके लिए लगाना है और क्यों लगाना है। अगर ये सभी कारण हमें पता है तो वो एक अच्छे व्यवसाय की निशानी मानी जाती है, ठीक है ना। तो ये कुछ कारण होते हैं, इन कारणों के बारे में हमको पता होना चाहिए। यानी कि ये सभी कारण मिलकर क्या करते हैं, उत्तेजन का काम करते हैं। यानी कि ऐसे कारकों को हमें ढूंढना है, किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए हमें एक ऐसे कारकों को ढूंढना है जो क्या करें, जो भी व्यवसाय है उसको बड़ा करने के लिए वो अपनी जी जान लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर मोटिवेशन आ जाता है, जैसे हम मोटिवेशन की मैंने आपको एग्जांपल बताया था। टेक्निकल नॉलेज आ जाता है, तकनीकी ज्ञान जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतने ज़्यादा, जैसे 4G किसी कंपनी के अंदर संचालन कर रहा है और उसी की जगह अगर हम 5G लेकर आ जाते हैं तो 5G से सुविधाएं और आसानी हो जाती हैं। जो काम पहले 30 मिनट में हो रहा था वो अब 10 मिनट में होने लग जाता है, तो वो समय की भी बचत होती है और वो उद्योग को उतने ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, ठीक है ना। इसी प्रकार स्किल डेवलपमेंट, अगर कोई व्यक्ति रेगुलर काम कर रहे हैं उसकी स्किल डेवलपमेंट अच्छी होगी और एक जो नया वर्कर आए हैं उसकी एक स्किल डेवलपमेंट जो होगा वो कम होगा, तो वो भी एक व्यवसाय के लिए संचालन में उत्तेजन का काम करता है, ठीक है ना। और हम आर्थिक नॉलेज किस प्रकार, आर्थिक ज्ञान किस प्रकार का है वो भी एक हमारे व्यवसाय को संचालन करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम सपोर्ट यानी कि सहायता। अब सपोर्ट यानी सहायता, जो हमने कोई भी व्यवसाय स्टार्ट किया है उस व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। पानी की आवश्यकता होती है, तो पानी की भी आवश्यकता होती है, तो बिजली की भी आवश्यकता होती है, पैसों की भी आवश्यकता होती है। तो वो जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है वो फाइनेंशियल सपोर्ट या वित्तीय सहायता कौन कर रहा है, वो सभी कार्य किसके अंदर आ जाते हैं, सपोर्ट के अंदर आ जाता है। अगर ये सपोर्ट हमें समय समय पर मिलता रहेगा, वित्तीय सहायता हमें समय समय पर मिलती रहेगी, तो वो हमारा जो व्यवसाय है वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। तो सपोर्ट क्या आ जाएगी, सपोर्ट की बात करें तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, फाइनेंशियल या वित्तीय सहायता। वित्तीय सहायता में क्या आता है, तो वित्तीय सहायता में हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट आ जाता है, जिसके अंदर पूंजी आ जाती है, कैपिटल, यानी कि हम कह सकते हैं पैसे वाले जितनी भी चीज़ें वो सारी हमारी वित्तीय सहायता में आ जाती है। यानी कि अगर हमें समय पर 1 करोड़ की आवश्यकता है तो हमें समय समय पर अगर 1 करोड़ रुपये मिलते रहेंगे तो हम उसको अपने व्यवसाय में लगाते रहेंगे और हमारा जो व्यवसाय है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। तो वित्तीय सहायता आ जाएगी। इसी का अतिरिक्त हमारा जो सहायता हो जाएगी लेबर, ठीक है ना। लेबर यानी कि जो हमें श्रमिक की आवश्यकता है, वो जो समय समय पर हमें श्रमिक मिलते रहेंगे तो वो हमारे सपोर्ट का तरह कार्य करेगा, और जितना ज़्यादा हमें लेबर मिलती रहेगी वो उतने ज़्यादा अच्छा काम करेंगे और हमें हमारा जो व्यवसाय है वो उतना ज़्यादा बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है ना। लेबर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें सप्लाई
चेन, ठीक है ना। अब सप्लाई चेन में हमारे वाटर आ जाएगा, ठीक है ना। वाटर यानी कि उसके अंदर जो पानी है, कई सारे ऐसे व्यवसाय होते हैं जिसके अंदर हमें पानी की भी कई सारी आवश्यकता होती है कच्चे माल को पक्के प्रोडक्ट में बदलने के लिए, ठीक है ना। तो पानी की अगर समय समय पर सप्लाई अच्छी होती रहेगी तो वो हमारे किसके अंदर आ जाएगी, उसका उतना ज़्यादा व्यवसाय अच्छा होगा। इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम कह सकते हैं बिजली, या फिर हो सकता है बिजली की जगह हम ऊर्जा लेके एनर्जी लिखे तो वो अच्छा रहेगा, एनर्जी, ठीक है ना। एनर्जी यानी कि हम जो हम व्यवसाय के अंदर जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो हमारे एक किस में आ जाती है, सपोर्ट के अंदर आ जाती है। इसी के अतिरिक्त हम बात करें ट्रांसपोर्ट यानी कि जो भी यातायात के जो भी साधन है वो अच्छे होने चाहिए। अगर जितने ज़्यादा यातायात के साधन अच्छे होंगे, रोड अच्छे होंगे तो वो हमारे किसके अंदर आ जाते हैं, वो हमारे सपोर्ट के अंदर आ जाते हैं। अगर ये सभी चीज़ें हमारे लिए फेवरेबल रहेगी तो हमें उतने ज़्यादा क्या होगा, उतने ज़्यादा हमारा व्यवसाय होगा वो बढ़ेगा, और ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो क्या करते हैं, ये वित्तीय सहायता यानी कि पैसे वैसे सब मिलाकर हम हमारा जो व्यवसाय है उसको बढ़ाने के लिए सभी मददगार होते हैं, इसीलिए इनको हम सपोर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी यानी कि स्थायित्व जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, तो ये हमें याद रखना है। तो स्थायित्व जो होता है एक तो होता है मार्केट नॉलेज, यानी कि हमने प्रोडक्ट, अब इन सभी से क्या होगा, इन दोनों प्रोसेस से हमारा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया। यहाँ तक क्या होता है, जो हमारा उत्पाद है वो क्या होगा, उत्पाद बनकर तैयार हो गया। अब इस उत्पाद को हमको क्या करना है, बेचना है, और इस सारी प्रोसेस को हमें क्या करना है, स्थायित्व यानी कि निरंतर इसको सतत चलाए रखना है। इसी को क्या बोलते हैं, हम स्टेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थायित्व बोलते हैं। स्थायित्व के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, मार्केट नॉलेज, यानी कि अगर हमें मार्केट नॉलेज अच्छे से पता है तो हमारा मार्केट नॉलेज हमारा जितना ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ही ज़्यादा हमारा व्यवसाय के अंदर क्या रहेगी, स्टेबिलिटी यानी कि स्थायित्व रहेगी, और वो हमारा लंबे समय तक चलता रहेगा। जैसे उदाहरण की बात करें तो टाटा ग्रुप के पास में क्या है, तो टाटा ग्रुप के पास में मार्केट नॉलेज अच्छा है, मार्केट में उसकी अच्छी पकड़ है, मार्केट में जो लोगों को प्रोडक्ट चाहिए उसके बारे में टाटा ग्रुप को पता है, तो वो उन्हीं के अनुरूप प्रोडक्ट निकालते हैं। तो इसी कारण से उनके अंदर स्टेबिलिटी बनी हुई है। जैसे हम बात करें स्कॉर्पियो का, एक 4 व्हीलर हो गई, महिंद्रा 4 व्हीलर हो गई, ये क्या है, तो ये कई वर्षों पहले से चले आ रहे हैं और अभी तक वो निरंतर चलते आ रहे हैं। तो उसके पीछे का जो प्रमुख कारण सफल होने का वो क्या है, स्टेबिलिटी है, ठीक है ना। क्योंकि उसके पास में मार्केट नॉलेज अच्छा होने की वजह से मार्केट में उनकी पकड़ बनी हुई है, ठीक है ना। एक हमारा हो जाएगा वितरण माध्यम, क्या है, वितरण माध्यम यानी कि जो हमने प्रोडक्ट बनाए हैं उस प्रोडक्ट को हम अगर उपभोक्ता तक पहुंचा रहे हैं वो माध्यम किस प्रकार का है। अगर हमारा माध्यम अच्छा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट का जो संसाधन है वो ट्रांसपोर्ट का साधन अच्छा है, गुड है, तो वो हमारे व्यवसाय को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। जैसे हम बात कर रहे हैं समय समय पर हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, यानी कि ऐड कर रहे हैं, और वो समय समय पर लोगों के पास में उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, तो वो हमारे एक अच्छे व्यवसाय के स्थायित्व के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। ये हमें पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो एक और हो जाएगा हमारे वितरण माध्यम होगा। इसी के साथ में हम बात करें, इसके साथ में हमारे एक हो जाएगा उपभोक्ता रुचि। क्या हो जाएगा, उपभोक्ता रुचि, यानी कि उपभोक्ता रुचि यानी कि जो हमारा हम उपभोक्ता हैं उस उपभोक्ता को किस प्रकार की वस्तु चाहिए, किस प्रकार का प्रोडक्ट चाहिए, अगर उसके बारे में हमें नॉलेज है तो वो भी हमें क्या करता है, स्टेबिलिटी यानी कि किसी व्यवसाय को बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कुछ कारण होते हैं, इन्हीं कारणों से अगर ये सभी हमारे लिए फेवरेबल हैं तो वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी कि एक उद्यमिता का विकास अच्छा होगा। जितना ज़्यादा ये हमारे फेवरेबल रहेंगे तो उतना ही ज़्यादा हमारा जो व्यवसाय है उसका उतना ज़्यादा विकास होगा, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। एक बार हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। उत्तेजन, यानी कि उत्तेजन के अंदर ऐसे कारक आते हैं जो किसी व्यवसाय को बिल्डअप करने के यानी कि बड़ा बनाने के लिए उसके लिए हम उत्तेजक का रूप में कार्य करते हैं। उत्तेजक के रूप में कौन कौन कार्य करता है, मोटिवेशन, यानी कि हम उसको निरंतर प्रेरित करते रहें कि ये काम तुम्हें करना है, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तो वो हमें मोटिवेशन का काम कर रहा है। और टेक्निकल नॉलेज, यानी कि हमें उसके बारे में कितना तकनीकी ज्ञान प्राप्त है कि हम उसको उस तकनीकी ज्ञान को उसमें लगाकर उसको हम एक 0 से उसको 100% लेवल तक ले जा सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा। इकोनॉमिकल नॉलेज यानी कि आर्थिक ज्ञान हो जाएगा। सपोर्ट की बात करें तो हमें किस प्रकार का सपोर्ट मिल रहा है, वो सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें, अगर हमें फैमिली सपोर्ट अच्छा मिलता रहा है समय समय पर तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और कई सारे ऐसे होते हैं जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता है तो वो अपने जो कोई भी कार्य करना चाहते हैं वो समय पर कार्य पूरा नहीं कर पाते हैं और अपना व्यवसाय गिर जाता है, ठीक है ना। ये हमें याद रखना है। तो वित्तीय सहायता होगा, लेबर होगा, इसके अंदर वो जो सप्लाई चेन के अंदर हमारे वाटर आ गए, एनर्जी आ गया, ट्रांसपोर्ट संसाधन आ गए। इसके अतिरिक्त हम बात करें इसमें कैपिटल भी आ जाएगी, हमारे लैंड आ जाएगा, इसी में हमारे क्या आ जाएगा, एक लैंड आ जाएगा, ठीक है ना। लैंड यानी कि भूमि, अगर भूमि भी हमें समय समय पर अच्छी मिलती रहेगी तो हम अपना व्यवसाय और अधिक बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में आता है स्टेबिलिटी में मार्केट नॉलेज किस प्रकार का वो आ जाएगा। इसमें हमारे वितरण सहायता यानी कि माध्यम किस प्रकार का चैनल से हम लोगों तक अपनी सामान को पहुंचा रहे हैं, गुड्स को पहुंचा रहे हैं। और वो एक आ जाएगा उपभोक्ता रुचि, यानी कि उपभोक्ता उसके बारे में क्या सोचता है। अगर उसके बाद जो उपभोक्ता सोच रहे हैं उसको हम पकड़ लेंगे तो हमारा जो व्यवसाय है वो स्टेबल यानी कि एक तरह से टिकाऊ हो जाएगा, स्थायित्व प्रदान करेगा, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के कुछ स्टेप होते हैं, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो इसका अगर आपको समझ में आया तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम देखते हैं अब अगला SWOT के बारे में देखते हैं। SWOT के बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं SWOT, ठीक है ना। ये SWOT काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर इससे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो अगला जो हमारा इसमें टॉपिक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
SWOT, ठीक है ना, SWOT। ये SWOT क्या होता है तो इसके बारे में मैं आपको पहले से बता देता हूँ। इसमें ये जो चारों शब्द है, इन चारों शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। अगर इन चारों शब्द को हम मिला देते हैं उसके बाद में जो एक पूरा एक टर्म जो नया बनता है, उस टर्म को हम बोलते हैं SWOT के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? SWOT के नाम से जानते हैं। जहां पर हम बात करें एस का अर्थ क्या होता है तो स्ट्रेंथ, ठीक है ना, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं ताकत, हमारी ताकत क्या है। और एक हो जाएगा वीक, W से हो जाएगा वीकनेस, यानी कि हमारी कमजोरी क्या है, ठीक है ना। और O से हो जाएगा अपॉर्चुनिटी, या हम बोलते हैं इसको संभावना, ठीक है ना, संभावना, अपॉर्चुनिटी। नंबर अगला हो जाएगा T से बात करें तो थ्रेट, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें खतरा, ठीक है ना। ये चारों चीज़ें जो होती हैं, स्ट्रेंथ, ताकत, कमजोरी, संभावना, अपॉर्चुनिटी और खतरा, अगर ये चारों शब्द का हम डेली अगर इनका एनालिसिस करके हम जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उसका हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसी को बोलते हैं SWOT एनालिसिस। सीधा प्रश्न आता है SWOT एनालिसिस पर शॉर्ट नोट्स लिखिए, ठीक है ना। तो SWOT का अर्थ क्या होता है ये मैंने बता दिया। और इनका विश्लेषण करना, यानी कि हम मान लीजिए कोई भी हमने व्यवसाय स्टार्ट किया, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में हम बात करते हैं जियो कंपनी का, ठीक है ना। जियो कंपनी का जो चेयरपर्सन है वो हमारे मुकेश अंबानी है। अब इन्होंने जो व्यवसाय स्टार्ट किया है वो जियो का होगा, ठीक है ना। अब वो इन्होंने जो हाल ही में जो नया स्टार्ट किया है वो कौन सा हो जाएगा, 5G का एक नया बिजनेस हो गया हमारे, क्योंकि पूरा का पूरा जो 4G जो है वो किस में रिप्लेस होगा, वो 5G के अंदर रिप्लेस होगा, ठीक है ना। तो वो क्या करेंगे, इन चारों चीज़ों को सबसे पहले देखेंगे कि उनकी ताकत क्या है, कि उनकी ताकत क्या हो जाएगी, जो हमारा 5G जो स्पेक्ट्रम है उसको हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। वो अंदर से एक अगर उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस होगी वो उनकी ताकत हो जाएगी, ठीक है ना। और कमजोरी क्या हो जाएगी कि उनके बाहरी फैक्टर कौन से हैं जो उसको प्रभावित कर सकते हैं, उनका कंपटीटर कौन है, वो उनकी कमजोरी हो जाएगी, ठीक है ना। संभावना क्या हो जाएगी कि यानी लोगों को क्या चाहिए वो उनकी संभावना हो जाएगी। थ्रेट यानी कि खतरा, यानी कि अगर हम 5G स्पेक्ट्रम लेकर आ रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों से खतरा होगा, कि हम जो भी हम स्पेक्ट्रम लेकर आ रहे हैं उससे मान लीजिए हमें इकोनॉमिकली या फिर हम कह सकते हैं जो भी पब्लिक है, पब्लिक से अगर हमें कोई किसी प्रकार का खतरा है तो वो किस प्रकार का खतरा है, तो इन सभी का एनालिसिस किया जाता है, यानी कि उनका विश्लेषण किया जाता है। और विश्लेषण करने के बाद में एक रिपोर्ट बनाई जाती है और उस रिपोर्ट में डेली के देखा जाता है कि हम इनके आधार पर हमारे जो डेली का जो व्यवसाय होता है उस व्यवसाय को हम अपना और किस प्रकार से सरल बना सकते हैं। वो जो हम व्यवसाय को सरल बनाते हैं वो SWOT, इन चारों चीज़ों को देखकर ही हम किसी व्यवसाय को सरल बनाते हैं, सुगम बनाते हैं, और वो व्यवसाय निरंतर बढ़ता रहता है, या फिर व्यवसाय जो बढ़ रहा है या फिर हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो उसका जो हम एनालिसिस करते हैं वो SWOT के बारे में करते हैं। यानी कि अगर हमें किसी व्यवसाय के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है ना, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसका जो हम एनालिसिस करते हैं वो SWOT के बेस पर करते हैं। किसके बेस पर करते हैं? SWOT के बेस पर करते हैं। और अगर हमने डेली का अगर हमने इनके एनालिसिस, इनका विश्लेषण करके एक रिपोर्ट बनाकर हमने तैयार कर दी है तो वो हमें बता देगी कि हमें एक दिन के अंदर कितना प्रॉफिट हो रहा है, एक दिन के अंदर कितना लॉस हो रहा है, हम कितनी वृद्धि कर रहे हैं, कितनी हमारे अंदर गिरावट हो रही है, या फिर हमने जो एक समय के अंदर हमने एक महीने के अंदर हमने जो 30 दिन जो काम किया है उनमें से हमने सबसे ज़्यादा दिन किस समय काम किया था, किस प्रोजेक्ट पर काम किया था, वो सारा का सारा जो हमें डेटा जो मिलता है वो SWOT के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो ये 4 फैक्टर होते हैं SWOT, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। स्ट्रेंथ, ताकत, वीकनेस, संभावना और थ्रेट यानी कि खतरा। ये जो चारों की चारों जो चीज़ें होती है किसकी होती है, तो ये चारों की चारों चीज़ें हमारे ये जो उद्यमी होता है यानी कि एंटरप्रेन्योर जो होता है उसकी ये चारों की चारों चीज़ें होती है, वो खासियत होती है। और इन चारों के ऊपर डिपेंड करता है वो उद्यमी कितनी वृद्धि करेगा और कितनी उसमें गिरावट आएगी, वो चारों की चारों ये चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो अब हम इनके बारे में देखते हैं, इनके SWOT के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम SWOT के बारे में देखते हैं कि SWOT में कौन इंटरनल फैक्टर है और कौन एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है ना। जो SWOT है ये 4 कारक हो गए किसी उद्यमी के, यानी कि अगर कोई उद्यमी को कोई प्रभावित कर रहा है तो ये चारों को 4 कारक उसको प्रभावित करते हैं, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। अब इसमें हम देखते हैं जो SWOT है, ये जो कारक है ये कारक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इंटरनल फैक्टर और एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है ना। इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि ऐसे कारक जो उद्यमी है, जो व्यक्ति है, उसको वो खुद के अंदर से जो कारक जो होते हैं जो उसके व्यवसाय को प्रभावित करते हैं वो इंटरनल फैक्टर कहलाते हैं, जो व्यक्ति के खुद के होते हैं, ठीक है ना। और एक्सटर्नल फैक्टर वो वे फैक्टर होते हैं जो बाहर से आते हैं, यानी कि बाहर से हो सकता है पब्लिक प्रेशर आ गया, गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आ गई जो उसको व्यवसाय को प्रभावित कर सकती है, या फिर मार्केट के उतार चढ़ाव हो गया, जो बाहर से जो आते हैं वो सारे कौन से होते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर। इनमें से हम देखते हैं SWOT में से कौन इंटरनल फैक्टर है, कौन एक्सटर्नल फैक्टर है। तो इंटरनल फैक्टर की बात करें तो कोई भी व्यक्ति होता है उसकी जो वीकनेस होती है वो क्या होती है? उसके खुद के अंदर की वीकनेस होती है, वो हमारे क्या होती हैं? वो हमारे जो आता है वो किसके अंदर आता है? इंटरनल फैक्टर के अंदर आता है। और एक अंदर इसके अंदर आता है हमारे
स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, और W और S जो फैक्टर होते हैं ये कौन से होता है, इंटरनल फैक्टर, यानी कि जो कमजोरी होती है वो व्यक्ति की स्वयं की कमजोरी होती है, वो ये हमें याद रखना है। और जो स्ट्रेंथ जो होता है वो स्ट्रेंथ क्या होता है, अंदर की जो ताकत होती है वो व्यक्ति की खुद की होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसके अंदर, वो अगर समय समय पर खुद को मोटिवेट करता रहता है तो वो हो जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, तो अगर वो उसमें रिस्क एबिलिटी ज़्यादा है तो वो सारे के सारे चीज़ें क्या आ जाएगी, उसकी खुद की ताकत को बनाती है, तो वो सारे हमारे क्या आ जाएंगे, इंटरनल फैक्टर के अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर आ जाएंगे, इंटरनल फैक्टर के अंदर आ जाएंगे। और ये क्या करता है, किसी व्यवसाय को प्रभावित करता है, यानी कि उद्यमी के द्वारा जो व्यवसाय चला जा रहा है उसको ये प्रभावित करता है, ठीक है ना। एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो इसके अंदर ये आ जाएगा हमारा अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, यानी कि अपॉर्चुनिटी के अंदर आ जाएगा हमारे उसके कौन कौन सी संभावनाएं हैं, वो हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर आ जाएंगे। यानी कि मार्केट में किस प्रकार की संभावनाएं, लोगों को किस प्रकार की जो उपभोक्ता हैं उस उपभोक्ता को किस प्रकार की चीज़ें चाहिए, वो हमारे किसके अंदर आ जाएगी, वो हमारे अपॉर्चुनिटी एंड संभावनाओं के अंदर आ जाएगी। कि लोगों को मान लीजिए अब अभी 4G चल रहा है तो एक संभावना बन गई कि लोगों को 4G की अपेक्षा 5G चाहिए, क्योंकि अभी डिजिटल जमाना आ गया। डिजिटल जमाने के अंदर लोगों को कम समय में अधिक से अधिक उनको फायदा हो जाए तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी। और थ्रेट्स की बात करें तो थ्रेट्स यानी कि खतरा हो जाएगा, कि खतरा किस प्रकार का हो जाएगा। जैसे हम बात करें जितने ज़्यादा हमारे अपॉर्चुनिटी रहेगी उतने ज़्यादा खतरा बना रहेगा। जैसे हम बात करें डिजिटलीकरण की बात करें या फिर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी ज़्यादा हमारी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी और उतनी ज़्यादा उसका खतरा बढ़ेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा तकनीकी रहेगी तो उसका अंदर उतना ही उसका साइबर क्राइम उतने ज़्यादा होने का हमें खतरा बना रहेगा। तो वो हमारे क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो SWOT होता है ये किसी कंपनी के अंदर किस प्रकार से उसको प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया, साइबर क्राइम के माध्यम से दोनों प्रकार से प्रभावित कर सकता है। वो वीकनेस और जो स्ट्रेंथ जो होती है वो खुद उद्यमी की होती है, वो जितना अंदर से पावरफुल रहेगा, अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, रिस्क एबिलिटी उसके अंदर ज़्यादा रहेगी, समय समय पर परिवर्तित होता रहेगा, तो वो उसके इंटरनल फैक्टर होते हैं जो उसके व्यवसाय को प्रभावित करने के काम करते हैं। ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो ये दो प्रकार का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। आपको एग्जाम के अंदर जो मैंने यहाँ पे इनके बारे में बताया वो आपको वहाँ पर लिख के आना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं कि इसका अगर हमने बना लिया है, ठीक है ना, SWOT आखिरकार कौन बना सकता है, कौन बना सकता है। तो इसको एक बिजनेसमैन बना सकता है, यानी कि बिजनेसमैन अपना डेली एनालिसिस करेगा कि मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसको वो एनालिसिस करने के लिए वो SWOT का उपयोग कर सकता है। एक जो हमारा एम्प्लॉय होता है एक तो इसको कौन बना सकता है, बिजनेसमैन बना सकता है। दूसरा कौन बना सकता है, तो एक एम्प्लॉय बना सकता है, यानी कि जो व्यक्ति होता है जो नौकरी कर रहा है, एम्प्लॉय बना सकता है, यानी कि जो नौकरी करने वाला जो व्यक्ति होता है वो बना सकता है कि डेली वो अपना एक लिस्ट चार्ट बना सकता है। उस चार्ट के अंदर वो देखेगा कि मैंने फर्स्ट दिन कितना काम किया था, उसका वो एनालिसिस करेगा। सेकंड दिन देखेगा कि मैंने जो काम किया वो फर्स्ट दिन जो काम किया था वो सेकंड दिन काम कर रहा है, लेकिन फर्स्ट दिन उसको ज़्यादा समय लगेगा। सेकंड दिन देखेगा कि मेरे को कम समय लगा, तो वो कम समय किस कारण से लगा, और अगर ज़्यादा समय लग रहा है तो ज़्यादा समय लगने के लिए जो उसके जो वीकनेस है यानी कि उसकी कमजोरी क्या है वो उसको देखेगा। और अगर उसको और ज़्यादा समय लग रहा है तो वो उसके अंदर देखेगा कि जो उसके अंदर जो थ्रेट है यानी कि ज़्यादा समय लगने के पीछे का प्रमुख खतरा क्या है, वो किसी का डर के अंदर काम कर रहा है या फिर को उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर लग रहा है या फिर उसका वर्कलोड ज़्यादा है, तो वो उसके क्या हो जाएंगे, एक हमारे थ्रेट के रूप में काम करते हैं, ठीक है ना। और नंबर तीसरे एक महीने ये प्रोसेस 1 महीने तक चलती रहेगी। 1 महीने बाद में देखेगा कि जो मैंने ये काम किया अगर मैं दूसरी कंपनी में काम करूँ तो मेरी अपॉर्चुनिटी क्या होगी। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर वो 8 घंटे काम कर रहा है और 8 घंटे में उसको 40,000 सैलरी मिल रही है। 40,000 मिलने के बावजूद वो दूसरी कंपनी में वो कोई काम करता है, तो वो अपॉर्चुनिटी तलाशेगा मार्केट के अंदर की वो अगर ये कई काम दूसरी कंपनी में करूँ तो वो मेरे को उसी समय में 50,000 रुपये दे रहे, तो वो इसकी एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये प्रमुख दो व्यक्ति और दो चीज़ों के अंदर हम ये SWOT एनालिसिस कर सकते हैं। फर्स्ट तो एक बिजनेसमैन जो होता है वो बिजनेस के अंदर कर सकता है। दूसरा जो एक हमारा जो व्यक्ति होता है यानी कि नौकरी करने वाला जो एम्प्लॉय होता है वो ये कार्य कर सकता है, ठीक है ना। ये हमें याद रखना है। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं SWOT मैट्रिक्स किस प्रकार से तैयार की जाती है। किसी भी व्यापार के लिए SWOT मैट्रिक्स किस प्रकार तैयार की जाती है। SWOT मैट्रिक्स तैयार करना। SWOT मैट्रिक्स किस प्रकार से हम तैयार कर सकते हैं ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो SWOT मैट्रिक्स किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, तो उसके लिए 2 फैक्टर होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव फैक्टर और एक होता है नेगेटिव फैक्टर। पॉजिटिव फैक्टर एक तो होता है पॉजिटिव फैक्टर, ठीक है ना, और एक होता है नेगेटिव फैक्टर, ठीक है ना। एक तो होता है पॉजिटिव फैक्टर और एक होता है नेगेटिव फैक्टर, ठीक है ना। SWOT जो होता है इन्हीं को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। एक तो बांटते हैं हम पॉजिटिव फैक्टर और एक बांटते हैं नेगेटिव और एक बांटते हैं इंटरनल और एक बांटते हैं हम एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर, ठीक है ना। तो ये हमारा एक SWOT मैट्रिक्स हो जाएगा। SWOT मैट्रिक्स किस प्रकार तैयार करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करना है, ठीक है ना। तो यहाँ एक तरफ आ जाएगा हमारे पॉजिटिव फैक्टर की बात करें तो अपॉर्चुनिटी, ये हमारे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फैक्टर के अंदर आ जाएगा, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी। और इस तरफ जो बचा हुआ वो आ जाएगा हमारे थ्रेट और एक आ जाएगा हमारे यहाँ पर वीकनेस, ठीक है ना। यहाँ पर आप शब्दों को गौर करना, जो हमारे पॉजिटिव फैक्टर के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, स्ट्रेंथ और जो हमारा अपॉर्चुनिटी है, ये दोनों किस में आ जाएंगे, हमारे पॉजिटिव फैक्टर के अंदर आ जाएंगे। और नेगेटिव फैक्टर के अंदर कौन कौन आ जाएंगे, हमारी वीकनेस क्या है और हमारे थ्रेट कौन कौन से वो हमारे किस में आ जाएंगे, हमारे वो नेगेटिव फैक्टर के अंदर आ जाएंगे। अब हम इसमें से सबसे पहले एक की चर्चा करते हैं, स्ट्रेंथ यानी कि हमारी ताकत क्या है।
अगर हमको ताकत के बारे में पता चल गया, किसी भी व्यवसाय में हमें हमारी ताकत क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, उसके बारे में अगर हमें पता चल गया तो ये सारी की सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, स्वॉट मैट्रिक्स के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है ना। तो पॉजिटिव या फिर हम हमारी ताकत की बात करें, हमारे पॉजिटिव फैक्टर के अंदर हमारी ताकत कौन कौन सी हो सकती है, तो वो हम बात करें तो सबसे पहले हमारी ताकत क्या हो सकती है, हमारी स्किल। क्या हो सकती है, हमारी स्किल, यानी कि कार्य करने की जो हमारी कौशल है, कार्य करने का जो हमारा कौशल है वो किस प्रकार का, अच्छा है या बुरा है, या फिर कम समय में हम अधिक काम कर रहे हैं या समय अधिक लग रहा है और कम काम कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या हो जाती है, एक हमारी स्ट्रेंथ हो जाती है। क्या हो जाती है, स्ट्रेंथ। यानी कि स्किल हमारी क्या है, स्ट्रेंथ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम कम समय में ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो हमारी एक स्किल है, उसी की वजह से हमें ज़्यादा सैलरी मिलती है और हम धीरे धीरे ग्रो करते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी स्किल होती है। एक होता है हमारे वितरण माध्यम, ठीक है ना, वितरण माध्यम, यानी कि वितरण माध्यम या फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल होते हैं वो किस प्रकार का, यानी कि एडवर्टाइजमेंट, यानी कि कम समय में वो लोगों तक ज़्यादा प्रोडक्ट पहुंचा रहा है, तो वो हमारा चैनल किस प्रकार का एक गुड चैनल माना जाता है, ठीक है ना। यानी कि कम समय में वो अगर ज़्यादा प्रोडक्ट उपभोक्ता तक पहुंचा रहा है तो वो हमारा एक अच्छा चैनल माना जाता है और वो हमारी क्या कहलाती है, ताकत कहलाती है। क्या कहलाता है, ताकत कहलाती है। ये हमें याद रखना है। दूसरा हो जाएगा मॉनिटरिंग, यानी कि अगर हम समय समय पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम डेली वहाँ पर जाकर देख रहे हैं कि जो वर्कर काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर जो मशीनरी है वो किस प्रकार से काम कर रही है, जो सप्लाई चेन है वो अच्छी बनी हुई है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ हो जाएगी, ताकत हो जाएगी, जो हमें बिल्डअप करेगी, हमारे व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वो हमें प्रेरित करेगी, ठीक है ना। ये हमारी ताकत हो जाएगी। इसके अतिरिक्त बात करें, मॉनिटरिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, यानी कि जो हमारा प्रबंधन करने का तरीका है, यानी कि जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनका हम प्रबंधन किस प्रकार से कर रहे हैं, उनका मैनेजमेंट किस प्रकार से कर रहे हैं, उनको हम किस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं, वो सारी की सारी हमारे क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट के अंदर आ जाएंगे, रखरखाव के अंदर आ जाएंगे। और जितना ज़्यादा जिस चीज़ का रखरखाव अच्छा होता है वो उतनी ज़्यादा हमारी ताकत मानी जाती है और वो हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए वो अच्छी एक इंडिकेटर संख्या चिन्ह के रूप में काम करता है, ठीक है ना। ये हमें पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम बात करें, इसके अतिरिक्त हो जाएगा हमारे जो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्शन क्वालिटी किस प्रकार की है, यानी कि हमारा जो उत्पाद है वो उत्पाद की गुणवत्ता किस प्रकार की है, लोगों के अनुरूप है कि नहीं, यानी कि जो लोग पसंद कर रहे हैं उनका अनुरूप है या नहीं है। वो अगर उनका अनुरूप है तो वो हमारी क्या हो जाती है, स्ट्रेंथ, यानी कि ताकत बन जाती है, जो हमारे एक व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका साबित करती है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त और बात करें तो इसके अतिरिक्त हमारा हो जाएगी, एक हो जाएगा इसके अंदर टेक्नोलॉजी। क्या हो जाएगा इसके अंदर, टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। वो टेक्नोलॉजी का जितना ज़्यादा हम प्रयोग करेंगे वो हमारी ताकत के रूप में उभर कर आएगा। जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें, वर्तमान समय में हम देखें तो जो 4G से हम 5G पे जो शिफ्ट हो रहे हैं वो हमारी क्या कर, 5G हमारी ताकत को बढ़ा रही है। हम अच्छे से अच्छे खतरों को आसानी से हम पहले से पहचान लेते हैं। जैसे हम बात करें सैटेलाइट के माध्यम से जो टेक्नोलॉजी उसी के माध्यम से हम आने वाले खतरों को पहले से पहचान लेते हैं। सुनामी आ रही है, भूकंप आएगा, मौसम किस प्रकार का करेगा, उन सभी के बारे में हम आसानी से पता कर लेते हैं। वो अगर हमारे व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं तो हम उससे पहले से बच जाते हैं। उनका सुरक्षा करने के जो भी उपाय होते हैं वो हम आसानी से पहले से पता चल जाता है, तो वो हमारे टेक्नोलॉजी आ जाती है। अगर टेक्नोलॉजी के बारे में हमें जितना ज़्यादा अच्छा पता रहेगा वो हमारी ताकत बनती है और ताकत बनने के बाद में वो हमारे बिजनेस को अच्छा बढ़ाती है, ठीक है ना। ये सभी तो क्या होते हैं, पॉजिटिव फैक्टर होते हैं। किसके लिए आता है, हमारे शॉर्ट मैट्रिक्स, यानी किसी भी व्यवसाय के लिए अगर हम हमारी ताकत कौन कौन सी हो सकती है, तो ये प्रमुख ताकत हो सकती है जो हमारे व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अब जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा ये सभी हमारी क्या हो जाएगी, ये सभी हमारी क्या हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी। यानी कि हमने इस पर क्या दिया, हमने इसका कुछ ध्यान नहीं दिया, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, तो वो सारी की सारी हमारी क्या हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी। यानी कि इसके लिए वो अच्छा हमने ध्यान नहीं दिया, जैसा चल रहा है जैसा चलने दो, ठीक है ना। जैसे हम बात करें उदाहरण के रूप में, आपने BSNL के बारे में सुना होगा। BSNL शुरू में जब वो 1900 या फिर 1995 का जो दशक था उसका अंदर जो आया था, BSNL आया था, उस समय BSNL काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा था। लेकिन 2000 के बाद में और 2013-14 के बीच में BSNL बिल्कुल ठप हो गया। तो वो शुरू में उसकी स्किल, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, टेक्नोलॉजी सब अच्छा था, प्रोडक्शन क्वालिटी सब कुछ अच्छा था। लेकिन धीरे धीरे जो सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने अच्छा ध्यान नहीं दिया और वो जैसे चल रहा है जैसे चलने दो, तो वो हमारी क्या हो गया, पूरा उल्टा हो गया। तो वो हमारी एक कमजोरी के रूप में उभर कर आया, ठीक है ना। और उसी में अगर हम क्या कर लेते हैं, अब हम बात करें ये उल्टा हो गया। अब उल्टा होने के बाद में अगर हमने ये हमारी वीकनेस थी, अब ये जो पहले हमने इनको क्या किया, उल्टा किया, जैसा चल रहा है वैसा का वैसा चलना दिया, तो वो हमारी वीकनेस बन गई, ठीक है ना। अगर हम इन्हीं में क्या कर देते हैं, हम इनमें क्या करने लग जाते हैं, सुधार करने लग जाते हैं। इनमें हम क्या करने लग जाते हैं, सुधार। जो ये है, जब पहले जो चल रहा था वो तो ठीक है, जो वो हमारी ताकत बनकर उभरे थे, अब वो हमारी क्या हो गई, उनको उल्टा कर दिया, जैसा चल रहा है वैसा वैसे चलने दिया हमने, ठीक है ना। तो वो हमारी क्या क्या धीरे धीरे वो हमारे प्रोडक्शन को धीरे धीरे कम करने लगेंगे, यानी कि जो हम प्रॉफिट हो रहा था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हमने इसमें क्या कर दिया, सुधार कर दिया, जो ये इसके अंदर जो ये फैक्टर था ये उल्टा हो गया था। उल्टा यानी कि टेक्नोलॉजी का हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, हमने मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं किया, हमने प्रोडक्शन क्वालिटी उसमें हमने कोई इंप्रूव नहीं किया, तो वो हमारे क्या हो गए, सारे के सारे हमारी वीकनेस हो गई। लेकिन अगर हमने उनमें सुधार कर दिया तो वो हमारी क्या बन जाती है, संभावना बन जाती है। क्या बन जाती है, संभावनाएं बन जाती है। ये सभी की सभी हमारी क्या बन जाती है, संभावनाएं बन जाती है। यानी कि अगर हमने इस पर जो वीकनेस है, इन वीकनेस को हमने सुधारा, यानी कि उस पर हमने ध्यान दिया और ध्यान देने के बाद में हमने उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया, सुधार किया, तो वो सुधार जैसे होगा वो हमारी क्या बन जाएगी, संभावनाएं बन जाएगी, यानी कि अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। और जैसे संभावनाएं बनती हैं तो हमारा जो व्यवसाय है वो फिर से क्या हो जाता है, वृद्धि करने लग जाता है, ग्रो करने लग जाता है, ठीक है ना। सुधार किया, अगर हमने उसके बाद में क्या किया, इसमें हमने सुधार, इसमें संभावनाएं बन गई थी, हमारी संभावनाएं हो गई थी। और जब हम इसमें क्या करते हैं, सुधार नहीं करते हैं, सुधार इसके अंदर नहीं करते हैं, तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है, खतरा बन जाता है। क्या बन जाता है, खतरा बन जाता है। पहले तो
ठीक है ना। ये किसी व्यवसाय का क्या होता है 100% यानी कि 100 या हम कह सकते हैं 100% वाला स्तर होता है, जिसके अंदर कंपनी फुल ग्रो कर रही होती है, अच्छे से चल रही होती है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, जैसे जैसे जो कर्मचारी होते हैं उसमें हमने कोई ध्यान नहीं दिया, मॉनिटरिंग कुछ नहीं किया, हमने मैनेजमेंट कुछ नहीं किया, तो वो धीरे धीरे क्या बन जाते हैं, हमारी कमजोरी बनने लग जाती है। यानी कि अब हमें उससे प्रॉफिट ना होने की वजह से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है ना, लॉस हो रहा है। अगर हमने उसमें धीरे धीरे सुधार करने लग जाते हैं तो वो हमारी कौन सी कंडीशन पर आ जाती है, 70% वाली, यानी कि हम कह सकते हैं वो एक अच्छे लेवल पर आ जाती है। अगर सुधार होने लगता है तो एक संभावना बन जाती है कि हम फिर से जिस पहले वाली कंडीशन में थे उसी कंडीशन में हम पहुंच जाते हैं। लेकिन हमने सुधार किया, वो संभावनाएं बन गई हमारी, और अगर हमने उसके सुधार पर ध्यान नहीं दिया तो ये जितना सुधार हो रहा था उससे और वो गिरकर बिल्कुल ही कम हो जाएगा, और वो हमारे क्या बन जाएंगे, खतरा बन जाएगी। यानी कि फिर हमारे अगर हमने मैनेजमेंट सही नहीं किया तो जो हमारे कर्मचारी लोग हैं वो हमारे जो प्रोडक्ट है उसको खुद लेकर भागने लग जाएंगे, या फिर हमारी जो सप्लाई चेन है वो बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, उसमें कुछ ना कुछ डिफॉल्ट आ जाएगा, उसमें वो कुछ ना कुछ घपला करने लग जाएंगे, पैसे वो ऐंठने लग जाएंगे, या फिर चोरी वोरी करने लग जाएंगे, या फिर जो भी हमारे एसेट है उनको वो चोरी छुपे बेचने लग जाएंगे, तो वो हमारे लिए खतरा बन जाएगा। टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो टेक्नोलॉजी से हमारे साइबर अटैक करके जो भी हमारे सीक्रेट उनको चुरा सकते हैं, तो वो हमारे लिए खतरा बन जाएंगे। प्रोडक्ट क्वालिटी है वो प्रोडक्ट क्वालिटी चोरी हो जाएगी, उसका जो फॉर्मूला है वो हमारा चोरी हो जाएगा, तो वो लिए हमारे लिए खतरा बन जाएगा। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उनके बारे में उनको पता चल जाएगा, तो वो लिए हमारे लिए खतरा बन सकता है। मॉनिटरिंग यानी कि यह चीज़ें सब आपस में रिलेट होती है, लेकिन जैसे जैसे इनमें हम कुछ परिवर्तन करते रहते हैं, सुधार करते रहते हैं, तो वो उनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। तो उम्मीद आप सभी को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्वॉट मैट्रिक्स हम किस प्रकार से तैयार करते हैं और ये किसी व्यवसाय के लिए कितना जरूरी होता है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव फैक्टर, ये सारे के सारे पॉजिटिव फैक्टर जो हमारी क्या कहलाते हैं, ताकत कहलाते हैं। ठीक है ना, और अगर ये का ये हमारा उल्टा कर दे तो ये हमारे क्या बन जाता है, वीकनेस बन जाती है। अगर इसमें हमने इंप्रूवमेंट कर दिया, सुधार कर दिया, तो वो संभावनाएं बन जाती है। अगर हमने इस पर बिल्कुल सुधार नहीं किया या फिर इन पर ध्यान नहीं दिया तो वो हमारे क्या बन जाता है, खतरा बन जाता है, थ्रेट बन जाता है, और यही हमारे क्या होती है, हमारे व्यवसाय को डुबा कर ले जाती है और पूरा का पूरा खत्म हो जाती है। जैसे आज के वर्तमान में समय में हम देखें तो एयर इंडिया में स्टार्टिंग में जब एयर इंडिया बना था, जब इंडियन गवर्नमेंट के पास में था, तब वो अच्छे से चल रहा था, 100% चल रहा था। लेकिन जो कर्मचारी थे उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया और वो हमारे वीकनेस यानी कमजोरी बनकर निकली गवर्नमेंट की। और जैसे जैसे उसमें थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ध्यान देने लगी, ध्यान देने के लिए उसमें कुछ पब्लिक पार्टनरशिप पर उसको पीपी के रूप में उसको गवर्नमेंट काम करना चाहती थी। यानी कि पब्लिक पार्टनरशिप यानी कि उसमें गवर्नमेंट का भी हिस्सेदारी रहती है और प्राइवेट भी हिस्सेदारी रहते हैं, तो उसके अंदर वो आ जाती है, पीपी फॉर्मूले पर काम करती है। तो एयर इंडिया जो थी वो उसमें भी कोई उसमें दिलचस्पी किसी ने नहीं दिखाई, और वो धीरे धीरे हमारी जो संभावना थी पब्लिक पार्टनरशिप पर काम करने के लिए वो बिल्कुल खत्म हो गई। और खत्म होने के बाद में वो उसमें अगर हमने सुधार नहीं किया तो वो बिल्कुल ही खत्म हो गया, यानी कि बिल्कुल जीरो लेवल पर आ गए, और वो गवर्नमेंट को उसको बेचना पड़ा, वो टाटा ग्रुप को बेचना पड़ा। और वापस से टाटा ग्रुप जो है वो उसमें क्या किया, बिल्कुल सुधार किया और बिल्कुल वापस से उसको क्या उन्होंने अपनी ताकत के रूप में उसको निकाला, और उसके सारे के सारे जो फैक्टर थे उनको फिर से उनको मॉनिटरिंग की, मैनेजमेंट अच्छे से किया, उनके जो चैनल था वो अच्छे से किया, तो वो सारे के सारे वापस से एयर इंडिया जो थी वो वापस से एक अच्छी कंपनी बनकर वापस से मार्केट में अपनी पहुंच जो पहले वाली थी उसी को वापस से वो पकड़ रही है। ठीक है ना, इसी के साथ में हमारे जो शॉर्ट मैट्रिक्स होता है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद आप सभी को ये शॉर्ट मैट्रिक्स क्या होता है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसके अंदर हम देखेंगे गवर्नमेंट की प्रमुख जो पॉलिसी है, यानी कि व्यवसाय को विकसित करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई, देश आज़ाद होने के बाद से लेकर अभी तक 2023 तक कौन कौन सी पॉलिसी चलाई गई, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।